हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ISPCS विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे। वेरी सॉरी आपकी 3-4 दिन की क्लासेस नहीं हो पाई, पहले भी 2-3 दिन की नहीं हो पाई थी ड्यू टू हाँ क्योंकि बीमार थी मैं। ठीक है, आप लोगों को पता है, इनको नहीं पता है तो बता देते हैं ना। तबीयत ना ठीक होने की वजह से, तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से क्लासेस नहीं ली जा पा रही थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्लासेस ले ली जाएं। थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ मैं, एटलीस्ट इतना तो कर रही हूँ कि पढ़ा दूँ खड़ी होगी, है ना। चलिए, तो हम इंडियन पॉलिटी में 14 चैप्टर पढ़ रहे थे। केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, और हमने कई सारे टॉपिक्स कर लिए थे, लेकिन ये चैप्टर बड़ा है तो कुछ टॉपिक अभी हमारे बच गए हैं। तो हम पढ़ेंगे आज वित्त आयोग पढ़ेंगे, है ना। जो टॉपिक था हमारा नेक्स्ट वो है वित्त आयोग, है ना। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत हुई, क्या है ये, कब इसका गठन किया जाता है, कितने समय पर किया जाता है, इसका गठन कौन करता है, वो सब पढ़ेंगे। तो इसकी बात कहाँ हुई है, अनुच्छेद 280, है ना। अनुच्छेद 280 में हुई है। हर 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति इसका गठन करता है, और ये एक्चुअली में क्या है, अर्ध गैर न्यायिक निकाय है, अर्ध गैर न्यायिक निकाय, ऐसा कुछ बोलेंगे। अरे नहीं, तबीयत ऐसी ठीक है, कोई नहीं, वीकनेस वगैरह थी, हेडेक वगैरह था। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में यहाँ वित्त आयोग की व्यवस्था करता है, ठीक है। इसका गठन हर 5 वर्ष में होता है, और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये 3 चीजें लिख दूं क्या है ये, वित्त आयोग की स्थापना है, करता कौन है, राष्ट्रपति जी करते हैं, है ना। ये भी लिख दूं, कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, हर 5 वर्ष पे, है ना। ये चोट लग गई थी, जल गई थी, ये वाला ना, हाँ ये चल गई थी क्या, हाँ राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की, है ना। जो गठन है क्या है, गैर न्यायिक निकाय, ये क्या है, ये एक अर्ध गैर न्यायिक निकाय है, अर्ध गैर न्यायिक निकाय है ना। इसकी स्थापना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, कितने समय बाद करेगा, हर 5 वर्ष बाद में करेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग है इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन से मामले आते हैं जिन पर वित्त आयोग कार्य करता है। तो हम पढ़ते हैं वित्त आयोग के मामले, ठीक है। चलिए मामले लिख देते सीधे, समझ आना, है ना। कौन कौन से मामले इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से मैटर हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो ये वित्त आयोग करता होगा, है ना। क्या अधिकार क्षेत्र है वित्त आयोग के, वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे वित्त आयोग, है ना। ये तो समझ गए, देखिए वित्त आयोग की स्थापना कौन कर रहा है, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति इसका संगठन बनाता है ना, हर 5 वर्ष में बनाता है, और उसको क्या कहते हैं, गैर अर्ध न्यायिक निकाय कौन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसमें अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मामले आते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण कौन करता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, एक मिनट, आई थिंक अब ठीक रहेगा, मे बी, है ना, कोई दिक्कत ना जाए। लेट्स सी, लेट मी चेक वन सेकेंड। Hopefully this is okay. If it is not, then वायर है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत ना देते हैं इसके। अच्छा, हम क्या पढ़ेंगे, इसके मामले कौन कौन से हैं। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण कौन करेगा, है ना। पहला मामला तो क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान का निर्धारण है, कराधान का निर्धारण, है ना।
कर से रिलेटेड, हाँ केंद्र और राज्यों के बीच में अलग अलग है ना वित्त मामले हैं। ये मुझे इसके पढ़ाया है क्या, पहले पढ़ा दिया क्या टॉपिक? मुझे तो नहीं लग रहा मैंने पढ़ा दिया, मेरे को याद सा आ रहा है थोड़ा सा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्राप्तियों के बीच हिस्सेदारी है ना, देखिए वित्त आयोग का काम जो है केंद्र और राज्यों को लेकर पढ़ रहे हैं। बेसिकली इस टाइम जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसमें केंद्र और राज्य कैसे आपस में संबंधित है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो अगर हम वित्त आयोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त आयोग को लेकर क्या संबंध है, या वित्त आयोग में केंद्र और राज्य को लेकर क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच कराधान का निर्धारण, कि कैसे टैक्सेशन, कैसे टैक्स लागू करना है ना, कैसे टैक्स वसूल करना है, ये सारी दोनों चीजों के बीच में इनकी हिस्सेदारी है। किसकी हिस्सेदारी है? केंद्र और राज्य के बीच में, है ना। कर क्या है? वित्त है ना, पैसा है ना, फाइनेंशियल जो चीज है ना। तो इसलिए वित्त क्या है? फाइनेंशियल चीजें है ना। वित्त मतलब तो क्या है? फाइनेंशियल है, फाइनेंस है। दूसरा क्या है? वह सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है ना। एक और बात आ जाएगी इसमें, जिसमें क्या है? राज्य केंद्र से आर्थिक मतलब फाइनेंशियल अनुदान है ना, अनुदान लेकर कार्य करता है। देखिए क्या है हमारे संविधान में, संसद को एक अधिकार प्राप्त किया था, मेरे ख्याल में जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या था कि जरूरत पड़ने पर, जब राज्य को जरूरत पड़ेगी तो केंद्र उसकी फाइनेंशियली मदद करेगा, है ना। तो हमने ये पहले भी पढ़ा होगा ये। तो इसमें क्या है? जिसमें ये एक ऐसा सिद्धांत की बात की गई है, ऐसा एक मामला है, ऐसा एक सिद्धांत है जो एक मामला इस बात को समझ सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ना मामला, मैटर, तो और कौन सा है? तो ये है कि जिसमें राज्य केंद्र से, यानी कि जो राज्य है वो केंद्र से आर्थिक अनुदान लेता है, कुछ आर्थिक राशि लेता है। वो किस तरह की होती है? अनुदान होती है, दान अनुदान होता है ना, चैरिटी और डोनेशन। तो अनुदान लेकर कार्य करता है ना। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है? हाँ ये तो नोट करते रहना है। राज्य वित्त आयोग की, हाँ राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य, है ना। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामले में सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी, है ना। सौंपा गया कोई अन्य कार्य, जैसे कि राष्ट्रपति ने वित्तीय मामले में कोई कार्य अगर सौंप दिया है, चाहे वो राज्य को या केंद्र को, तो उनको करना पड़ेगा, है ना। ये संबंध है उनके बीच में। राष्ट्रपति राज्य को भी सौंप सकता है कोई कार्य फाइनेंशियली इससे रिलेटेड, और क्या है, केंद्र को भी बोल सकता है, केंद्र को भी सौंप सकता है। चलिए, राज्यों के हितों का संरक्षण, ये वर्ड देते हैं, राज्यों के हितों का संरक्षण। सारे टॉपिक एक बार छोटा छोटा डिस्कस तो कर ही लेंगे। हाँ इसके नीचे लिखूं, यहां से करूं, नहीं लिख देते हैं, जब नहीं आएगा तो लिख देंगे। राज्यों के हितों का संरक्षण, समझ आ रहा है इसका क्या मतलब? जो हमारा स्टेट है, जो राज्य है, उसके जो हित हैं, उसके लिए जो अच्छे कार्य हैं, उनका संरक्षण, है ना। सीधी सी बात है, जो हित हैं, जो उनके अच्छी बातें होंगी ना, हित के लिए उनका फायदे वाली बातें राज्य के लिए, राज्य से मतलब है राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, है ना। तो उसके हित के संरक्षण की बात है, वो क्या है, टॉपिक है ये छोटा सा, उसके बारे में जान लेते हैं।
वित्तीय मामलों पर राज्य की रक्षा के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्नलिखित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करे, है ना। अब वो कुछ मामले होंगे वो पढ़ लेंगे हम। देखिए आप सभी जानते हैं कि संसद, हाँ, जो हमारी पारित होते हैं, कोई भी कानून पारित होते हैं या कुछ भी इम्प्लीमेंट होता है तो क्या होता है, वो संसद के तहत होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा के लिए संविधान में यह व्यवस्था की है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर कुछ विधेयक पारित कर सकती है ना। क्या है कि संसद वित्त से रिलेटेड रहेगा, ये याद रखना। संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर विधेयक पारित कर सकती है। है ना। वो विधेयक कौन कौन से हम वो पढ़ लेंगे, और ये विधेयक हैं कौन कौन से ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन कौन से विधेयक हैं जिनको वो पारित कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, और अब कर सकती है राष्ट्रपति के कहने पर कर सकती है, राष्ट्रपति की सिफारिश करने पर कह सकती है। रिक्वेस्ट टाइप होगा ना, सिफारिश तो कैसी होगी, रिक्वेस्ट टाइप भी होगी, है ना। तो क्या है, संसद, ये वित्त मामलों की बात हो रही है, वित्त मामले पर हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। राज्य के हितों का संरक्षण वित्त मामले को लेकर हो रहा है, और किसी मामले को लेकर फिलहाल संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर विधेयक पारित कर सकती है ना। संसद कर सकती है, किसकी सिफारिश पर कर सकती है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। किस लिए कर सकती है? राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। अब वो कौन कौन से विधेयक है उसको जान लेते हैं। हाँ, वित्त मामलों की बात हो रही है, इतना क्लियर रखना बस, कहीं किसी और मामले में घुसा दो, है ना। लिख दूं वित्तीय मामलों पर, गड़बड़ ना कर दो ना कुछ। वित्तीय मामलों पर राज्य के हितों के लिए ठीक है, संसद सिर्फ राष्ट्रपति, ये पूरा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। अब विधेयक पढ़ लेते हैं। कौन कौन से विधेयक हैं? ऐसे विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे, है ना। विधेयक कैसा हो? सीधी सी बात है, विधेयक कैसा हो जिसमें राज्यों का हित हो। ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो, है ना, जिसमें राज्यों का हित हो और कर अध्यारोपित हो, है ना। इनका तो वित्त से जो भी चीजें होती है वो कैसी होंगी? कर से रिलेटेड ही होंगी, है ना। कर ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वे किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करें, यानी कि कोई शुल्क लगा रही हो या फिर कोई कर लागू कर रही हो, है ना। कोई कर या शुल्क लिख लो, शुल्क अध्यारोपित करें, या तो कोई कर लगा रही हो या किसी चीज पर कोई शुल्क लगा रही हो, ऐसे विधेयक हो। और इनमें क्या एक और बात होनी चाहिए कि इसमें राज्यों का हित भी हो, है ना, राज्यों की भलाई भी हो। दूसरा क्या है? ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी परियोजनाओं में तो परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे, है ना। ऐसा कोई कर या ऐसी कोई इनकी योजना हो जो किसकी, अच्छा नहीं ये जल तो ऐसे गई थी, तबीयत तो पता नहीं क्या ही दिक्कत है, कुछ तो है समझ में, तबीयत इतनी ज्यादा रहती है।
कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करें, है ना, कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करें। देखिए, कृषि आय जो भी हो, जो भी हो, मतलब कृषि आय को जो भी मान रखा हो यहाँ पे, कोई ऐसा विधेयक लाया जाए जिस विधेयक के आने के बाद क्या हो, जो कृषि आय है, जिस चीज को उन्होंने, जिस जो भी इसको परिभाषा उन्होंने रखी हुई कृषि आय के लिए जो परिभाषा रखी हुई हो, उसके अर्थ में अगर परिवर्तन होता है, कोई ऐसा विधेयक होना चाहिए जो कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे, यानी कृषि आय की जो भी उन्होंने परिभाषा रखी हुई है, जो परिभाषा है वित्त में, उसके अर्थ में परिवर्तन करे। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है ना, कृषि आय के अर्थ में। अब उनको पता है कृषि आय किस चीज को मान रहे हैं, वित्त में आपके जिस चीज को भी कृषि आय क्या होती है, एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम जो होती है, जिसपे टैक्स भी लगता है कभी कभी, वो क्या है, ठीक है। ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे, है ना, ऐसा भी विधेयक हो सकता है कोई, ऐसा विधेयक जो राज्य में वितरित, है ना, राज्य में वितरित, यानी कि इनको वितरित होने वाली राशि पर, है ना, बात समझ आ रही है। कुछ ऐसा अमाउंट आता है ना, कुछ ऐसे पैसे, कुछ सब, देखिए जब बजट बनता है जो भी होता है, तो उस प्रोसीजर में होता है ना कि इतना पैसा इस क्षेत्र पर लागू होगा, इतना इस फील्ड पर लागू होगा, इतना इस स्टेट की डेवलपमेंट पे जाएगा, इतना रेलवेज को जाएगा, इतना मैन्युफैक्चरिंग पे जाएगा, इतना किस चीज कृषि पे जाएगा, जो भी है उस समय जो क्या बोल रहा है कि ऐसा विधेयक होना चाहिए जो राज्यों में पैसे देने हैं, राज्यों में जो राशि वितरित किया जाए, अगर उनके नियमों में, है ना, उनके नियमों में कोई परिवर्तन हो, तो ऐसे में, मतलब होने वाली राशि के नियमों को परिवर्तित करें, है ना, उनमें कुछ चेंज लाने की, उनको परिवर्तित या प्रभावित करें, है ना, के नियमों को प्रभावित करें, कोई भी उन पर इफेक्ट डाले, हैं, ऐसे विधेयक, ठीक है, ऐसे विधेयक भी ला सकते हैं। कौन लाएगा भाई, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। कौन करेगा ये, संसद, है ना, संसद से राष्ट्रपति की सिफारिश पर विधेयक पारित कर सकती है, समझ लो ना, ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित होने वाली राशि के नियमों को प्रभावित करे, है ना, जैसे मान लो नियम हो कि 100 करोड़ रुपए जाने हैं असम में, 100 करोड़ रुपए जाने हैं, इस फील्ड को लेके जाने हैं, है ना, तो उसको जो भी ये विधेयक बनाया जा रहा है, वो विधेयक कैसा है कि उसमें कुछ वो प्रभावित होगा, क्या जो उसमें राशि आवंटित की गई जा रही है वो परिवर्तित प्रभावित होगी, चाहे उसको कम किया जाए चाहे ज्यादा किया जाए, कुछ तो चेंज आएगा, कुछ तो इफेक्ट होगा ही, तो यही मतलब उसका। फिर क्वेश्चन में डाउट, ये तीनों चीजों को लेके वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास, एज आई सेड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो इट्स रियली वेरी, वेरी इजी एंड सिंपल, आप गॉट इट, ठीक है। और कोई ऐसा विधेयक भी हो सकता है जो राज्य के किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिमान आरोपित करे, है ना, कोई ऐसा विधेयक हो जाए जो राज्य पर कोई विशिष्ट कर लगाए, एक तरह से, है ना, कोई विशिष्ट, कोई अनोखा, है ना, जो कॉमन ना लगे, कोई विशिष्ट, कोई अलग तरह का, कोई स्पेशल, राज्य पर कोई विशिष्ट कर आरोपित करे, एक तरह से क्या बोलूं, कर रहा है, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में तो कर रहा है। Is there any type of doubt, any type of question, any type of query if you are facing, then please say. कोई दुख दर्द तकलीफ है जीने में, तो क्या खास मजा है जीने में, क्या है ये, कोई दुख दर्द नहीं है सीने में, तो क्या खास मजा है जीने में, क्या है भाई, ऐसा करके, चलो छोड़ो, ओके, इसको कर भाई, राज्य पर कोई विशिष्ट कर लगाया, है ना, चार हमारे जो, चार वो कर लिए हैं, स्लीव्स ऊपर करो तो मच्छर काटे, स्लीव्स नीचे करो तो ये दवाई बन जाएगी, आपकी दिक्कत हुई है ना,
चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, भूल जाते हो टॉपिक्स कभी कभी। चलिए अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है ना, केंद्र एवं राज्य द्वारा ऋण, है ना, यही है, केंद्र एवं राज्य द्वारा ऋण। देखिए अब संविधान ने कुछ ना प्रावधान बनाए हैं कि उन प्रावधानों के अंतर्गत क्या होगा, अगर उन्हें से संविधान को लग रहा है कि राज्य या फिर केंद्र दोनों में से कोई है जो कि फाइनेंशियल क्रिटिकल मतलब क्या उनके पास ना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग जैसे फेस करते हैं लॉट्स ऑफ क्राइसिस रिगार्डिंग मनी। तो अगर इन केस कि राज्य या फिर केंद्र ऐसी सिचुएशन फेस करता है तो उनको ऋण लेने का, उनको कर्ज लेने का, उनको उधार लेने के कुछ प्रावधान है। तो देखिए हम लोग जब लेते हैं एक पर्सनल लोन होता है, कैसा कैसा लोन होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू हम अपने हिसाब से ले लेते हैं ना। तो लेकिन केंद्र और राज्य के जो ऋण होते होंगे उनकी कुछ प्रोसीजर अलग होती होगी, क्योंकि बड़े वो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए और लाख भी नहीं लेते होंगे, ज्यादा ही अमाउंट में लेते होंगे, अरब अरब की बात होती है ना। तो देखते हैं कि वो क्या प्रावधान है जिनके तहत संविधान ने प्रावधान कौन से बना रखे हैं जिनके तहत केंद्र और राज्य लोग जो है वो उधार ले सकते हैं, हाँ? क्या सिचुएशंस होती हैं और कैसे उनको मिलता है उधार, ये समझने की कोशिश करते हैं। Let me check that it's visible. Yeah, it's visible. Okay. So देखिए केंद्र सरकार कैसे कैसे ऋण ले सकती है। केंद्र सरकार क्या लगी, केंद्र सरकार आपकी देश है ना, या देश से बाहर से ऋण ले सकती है ना। आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, कोई देश दूसरे देश से ऋण ले रहा होता है तो सेंट्रल लेवल पे ही लिया जाता है ना। बहुत सारे देश ऋण लेते हैं ना, पाकिस्तान ने ऋण लिया हुआ है तमाम सारा जो कि चुका नहीं पा रहा है, कई बार भारत भी ले लेता है, कई बार और भी देश को भारत दे देता है। तो क्या प्रोसीजर होती है, कुछ गारंटी तो देता होगा ना, बिना गारंटी के तो देखो बोलने से, मोदी जी के भी बोलने से शायद ही कोई ऋण दे, है ना। कुछ तो प्रतिभूतियां जो ये गारंटी के तौर पर रखते हैं, ज्यादातर क्या होती है, प्रतिभूतियां होती है। तो केंद्र सरकार देश या देश से बाहर से ऋण ले सकता है ना। कैसे ले सकता है, गारंटी देकर, है ना, कुछ तो गारंटी देगा। प्रतिभूतियां, है ना, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, प्रतिभूतियां डॉक्यूमेंट वाले वैल्यूएबल एसेट है ये, है ना। कैसी एसेट है ये, जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में होती है प्रतिभूतियां, है ना, सोना चांदी डायमंड टाइप्स नहीं होती हैं ये प्रतिभूतियां जो होती हैं, है ना। तो उनको देख के गारंटी देकर लेगा ना, बिना गारंटी के तो कौन देता है भाई, बिना गारंटी के तो कोई भी नहीं देता है उधार। सबको डर लगता है, कहता लेके भाग ना जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए। लेकिन चाहे वो केंद्र से ले, है ना, केंद्र सरकार देश से ले मतलब उधार, या फिर देश से बाहर से ले, दोनों ही सिचुएशंस में संसद क्या करती है, सीमा निर्धारण करती है ना। सीमा निर्धारण करती है, कौन करता है भाई, संसद करती है सीमा निर्धारण, कि कहां से ले रहे हो, कहां से ले सकते हो, कहां से नहीं ले सकते हो, कहां तक ले सकते हो, किस सीमा तक ले सकते हो, किस सीमा के बाहर आप नहीं ले सकते हो, या किस जो भी है प्रोसीजर उनका सीमा का निर्धारण का वो यही करती है। कौन करती है भाई, संसद करती है। किसके रिगार्डिंग करती है, लोन के रिगार्डिंग, है ना। तो संसद सीमा निर्धारण करती है दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, ठीक, चाहे वो देश से ले रहा है चाहे देश से बाहर ले रहा है, लेकिन सीमा का निर्धारण राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। दूसरा, एक राज्य सरकार है ना,
भारत में राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है। जाहिर सी बात है कि सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा, है। सेम प्रोसीजर राज्य के लिए है, राज्य भी ऋण ले सकता है ना। पर सीमा निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा ना। आई बात समझ में? स्टेटमेंट आ सकती है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में। स्टेटमेंट दे दे 2 3 4, दो ये जिनमें से दो ये स्टेटमेंट दे दे और वो आपसे पूछ ले कि किस ऐसे स्टेटमेंट दे दे, मतलब ये वाली और उसमें पूछ ले किसमें सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है, या वो दो तीन ऑप्शन दे दे, बोले किसमें सीमा निर्धारण संसद करती है, तो आपको पता हो तभी तो कर पाओगे। सो इट्स वेरी क्लियर दैट राज्य वाले में कौन राज्य विधानमंडल कर रहा है और जो केंद्र की बात है उसमें संसद कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? सीमा निर्धारण कर रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत या परेशानी, किसी तरह का दुख दर्द तकलीफ नहीं? चलिए, वेरी गुड। देखिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है? किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है ना। ऋण कैसे करेंगे? क्या देखिए सीधी सी बात है, केंद्र सरकार बड़ी होती है ना, आप सभी को पता है, थोड़ा तो समझ ही जाते हो। केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार राज्यों को तो ऋण दे ही सकती है ना, तो राज्यों को ऋण दे सकती है ना। और क्या कर सकती है? अगर राज्य कहीं और से ऋण ले रहा है या राज्य कहीं और से ऋण लेने की ऐसी हालात आ गए हैं कि राज्य कहीं और से ऋण ले, तो क्या करेगा? ऐसे में केंद्र सरकार क्या देगा? केंद्र सरकार गारंटी देगा। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य के पक्ष में खड़ा होकर क्या करेगा? गारंटी देगा, ताकि उसको क्या मिले? ऋण मिल पाए, है ना। तो केंद्र सरकार क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपका सबको पता है कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है ना, या किसी राज्य द्वारा ऋण लेने पर गारंटी दे सकती है ना। गारंटी लिख दो खाली एक बस सेंटेंस को पढ़ के देखो, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर पूरी लाइन लिख दो। चलिए मैं लिख देती हूँ, मैंने दिक्कत कर दूंगा। या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है ना, या तो खुद दे दे, है ना, या तो खुद लो दे रही है उधार और नहीं दे रही है किसी और, तो फिर क्या करेगी? उस राज्य की तरफ से खड़ी होकर वो गारंटी देगी, है ना, कि भाई इसको दे सकते हो आप उधार, है ना। ठीक है, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है। आप सभी जानते हो कि जो राज्य है वो केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है। इज इट क्लियर? राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है। Any problem, any question, any doubt, any type of दिक्कत? No? That's okay. That's good. Cool. चलिए, हाँ, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है यदि, है ना, कुछ कंडीशन है ना, यदि जो राज्य ने ऋण, देखिए एक बात बताती हूँ, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको कोई ऋण दिया, कोई उधार दिया सपोज, है ना, अब सॉरी हाँ, मैंने आपको उधार दिया, है ना, कुछ जरूरत पड़ी, आप आए, मैंने उधार दे दिया। अब आपको क्या दिक्कत आ गई? आपको दोबारा से दिक्कत आ रही है, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, व्हाटएवर इट इज, आप मुझसे दोबारा पैसे मांग रहे हो, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपको उधार नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो पहले का उधार है वो आपका बकाया है ना, तो आपने क्या किया? मेरा उधार वो वापस नहीं लौटाया जो मैंने दिया, तो मैं आपको क्या करूंगी? अब दोबारा से उधार नहीं दूंगी। या क्या था, आपने मेरे से उधार लेना था,
लेकिन मैं आपको दे नहीं पाई, आपने किसी और से उधार लिया। मैंने आपकी गारंटी दी कि भाई ये बंदा मेरा जानने वाला है, ये दे देगा पैसे, आगे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। गारंटी तो ऐसी होती है ना कि अगर वो नहीं दिया तो आप फंसोगे, आपके जिम्मे आएगा, तो उस बेसिस पे आपको उधार मिलेगा, लेकिन आपने उसका उधार अभी तक नहीं दिया। तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा कि मैं आपको उधार नहीं दूंगी। तो यहाँ पे मैं कौन थी, केंद्र, और आप जो थे उधार लेने वाले कौन थे, राज्य। तो सिंपल सी बात है, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है यदि राज्य का केंद्र पर बकाया हो कुछ, है ना, यानी कि मतलब कि केंद्र से ले रखा हो कुछ और उसने लौटाया ना, या फिर किसी केस में जिसमें राज्य केंद्र ने गारंटी दी हो, गारंटी, और वो भी अभी तक उधार उतरा ना हो, चुकाया ना गया हो, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, राज्य दोबारा से उधार नहीं ले पाएगा, है ना। तो यदि केंद्र द्वारा लिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो, है ना, इसको कॉमन लेते हैं, यदि केंद्र द्वारा दिया गया ऋण, केंद्र द्वारा दिया गया ऋण चुकाया ना गया हो, यही तो होगा, है ना, चुकाया ना गया हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। और या फिर जिसमें वो गारंटर बना हो वो भी ना दिया गया, है ना, जिसके संबंध में केंद्र ने क्या किया होगा, केंद्र ने गारंटी दी होगा ना। अंतर सरकारी कर मुक्ति पढ़ते हैं। अंतर सरकारी क्या है, क्या है क्वेश्चन, हाँ मतलब टॉपिक क्या है, अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति, है ना, अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति, उन्मुक्ति थोड़ा सा अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति, चलिए लिखिए फटाफट बिना बात किए, अंतर सरकारी कर अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति, है ना। ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिनको एक तरह से कर से फ्री कर रखा है, कर से मुक्त कर रखा है, जिसपे कर नहीं लगाया जाएगा। ये तो सेंस बन रहा है, कुछ और बन रहा है ना सर, अंतर सरकारी कर मुक्ति, है ना। तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, केंद्र की संपत्तियों को राज्य कर से मुक्ति, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि केंद्र की संपत्तियों को राज्य के कर से छूट, एक तरह से, है ना। देखिए सीधी सी बात है, ये क्या कह रहा है, अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति, है ना। तो और भी देश हैं और भी संघ हैं जहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ प्रावधान है जिसके तहत क्या होता है कि कुछ चीजों को छूट है, लेकिन हमें वो छूट केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के तहत बतानी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र और राज्य के संबंध पढ़ रहे हैं। तो अगर हम करों की छूट पढ़ रहे हैं तो हम उसमें भी केंद्र और राज्य का संबंध से सम्मिलित ही जुड़ा हुआ ही कुछ पढ़ रहे होंगे। तो इसमें क्या, केंद्र की परिसंपत्तियां, केंद्र और राज्य में हमें संबंध निकालना है ना, चाहे वो वित्तीय से रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो क्या है, केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य कर से मुक्ति, है ना। जो केंद्र की परिसंपत्तियां हैं वो राज्य कर से मुक्त हैं। अगर वो केंद्र की संपत्ति है तो उस पे ऐसा नहीं होगा कि उस पे राज्य सरकार आपके टैक्स लगा देगी। सिंपल सी बात है ना। एक छोटा सा हेडिंग है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है इन केस इफ यू आर फेसिंग दिस क्वेश्चन इन मेंस, है ना। तो इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे आप तो क्या और कैसे करोगे, थोड़ा सा पढ़ के बता दूं। जैसे कि मैं बताऊं, केंद्र की सभी परिसंपत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं, आप लोग भी बताओ, है ना। नगर पालिका हो जाए, जिला बोर्ड हो जाए, पंचायत हो जाए, है ना। चलिए थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख के देते हैं।
नगर पालिका है ना, नगर पालिका, जिला पंचायत और एक नाम तुम बता दो भाई। नगर पालिका है, ठीक है। जिला पंचायत मैंने लिख दिया, बोर्ड पे देख के तब आगे बताओ ना। क्या जिला बोर्ड, ठीक है। ये तो फिर खाली पंचायत होगा, जिला पंचायत क्या मतलब होता है, इसको लिख दो जिला बोर्ड, ये जिला बोर्ड होता है। ये क्या है, ये सभी कर से मुक्त है भाई, है ना। ये सभी, इन सभी को टैक्स से मुक्ति मिली हुई है। क्यों? क्योंकि अगर ये केंद्र की संपत्तियां हैं तो भाई राज्य उन पर टैक्स नहीं लगा सकता है, राज्य उनसे टैक्स वसूल नहीं कर सकता है ना। तो जैसे कि आपके नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गए या फिर पंचायतें हो गई, इन सभी को क्या है, करों से छूट मिली हुई है। संसद को यह अधिकार है कि वह इस पर इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है ना। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीजों से है जिनका कोई मूल्य होता है। आप समझ रहे हो? देखिए, लेकिन संसद को यह अधिकार है कि वो जो ये प्रतिबंध लगा हुआ है ना, इसको हटा सकती है। ये याद रखना आप लोग, है ना। ये किसको अधिकार है? संसद को ही होता है ऐसे अधिकार। खैर, लेकिन फिर भी आप दिमाग में डालो कि ये अगर वो पूछ ले कि पहले आपको वो बहुत डोमिनेंट हो गई, एक स्टेटमेंट लिख दे कि भाई केंद्र की संपत्तियों और राज्य से मुक्ति, है ना। ये डोमिनेंट स्टेटमेंट हो गई। अब आपको लगेगा कि भाई सारे कर तो मुक्त है ना। आप तो सोचो कि सारे मुक्त, लेकिन आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लो वे में आगे लिख के देता है, थोड़ा सा इतना डोमिनेंट होके नहीं लिखता, थोड़ा हल्के, कि क्या उस प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। तो आप लिखोगे यस, हटाया जा सकता है। संसद को ये अधिकार प्राप्त है संविधान में कि वो इस प्रतिबंध को हटा सकती है, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात थी, संपत्ति। संपत्ति क्या होती है भाई? वैल्यूएबल चीजें होती हैं, है ना, एसेट होती हैं, चाहे भूमि हो, जमीन हो, है ना। भूमि और जमीन तो एक ही बात होती है। तो संपत्ति हम सभी जानते हैं, हमारा एक जो फोन होता है वो भी हमारी एसेट होता है, संपत्ति होता है एक तरह का ना। हमारा जो भी है वो एसेट ही है ना। जो भी कीमती चीजें हैं, जो वैल्यूएबल चीजें हैं, वो सारी क्या है? एसेट है हमारी, है ना। भूमि, भवन, शेयर, जमा, ये जो भी है सारी चीजें ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। भूमि, भवन की हमारी संपत्तियां क्या क्या होती हैं, है ना। फिर राज्य की परिसंपत्तियां या आय को केंद्रीय कर से छूट है। आप समझ गए बात को? दूसरी, राज्यों की परिसंपत्ति हो चाहे तो की परिसंपत्ति को केंद्र की कर प्रणाली कह दो या कर से छूट है ना। अभी वहां पर किसको छूट मिली हुई थी भाई? राज्यों, किसको मिली थी पहले छूट? राज्य संपत्ति, है ना। केंद्र की परिसंपत्तियों को मिली हुई थी। अब किसको मिल गई? राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट, है ना। इसमें परिसंपत्ति के अलावा आय भी आती है ना, आय भी आएगी या आय, है ना। मतलब इनकम जो है वो भी आ सकती है, चाहे परिसंपत्ति हो वो भी आ सकती है, ठीक है। राज्य की परिसंपत्ति और आय को भी केंद्रीय करों से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकते हैं। यदि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष क्रम को छूट भी दे दे। देखिए, सीधी सी बात है, इसमें भी संसद का रोल है। मतलब संसद इस पे अगर चाहे तो ये क्या कर सकती है, इन पे जो ये छूट दी हुई है इनको रोक सकती है। वो चाहे तो कुछ चीजों पर छूट दे दे और कुछ चीजों पर कर लगा दे। ये कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। कैसे कर सकती है? संविधान में हमारे प्रावधान है, संविधान में हमारे संसद को अधिकार है कि वो चाहे, सेम दोनों में है भाई, इसमें भी चाहे तो इन प्रतिबंधों को हटा दे, इसमें भी चाहे तो इन प्रतिबंधों को हटा दे, चाहे तो कुछ चीजों पे हटाए, चाहे तो कुछ चीजों पे लगाए, है ना। डिपेंड ऑन संसद ओनली, ठीक है। तो राज्य की परिसंपत्ति का भी सेम सिचुएशन, ये अंतर, क्योंकि हमें केंद्र और राज्य का संबंध नहीं पढ़ना है, आइदर इट्स वित्त और फाइनेंस, व्हाटएवर इट इज, बट हमें पढ़ना तो केंद्र और राज्य को दिमाग में रखते हुए ही है। चलिए, आपातकाल के प्रभाव पढ़ लेते हैं फटाफट से, है ना। आपको बताया था हमने कि आपातकाल
कौन कौन से होते हैं, है ना। अब जो हम आपातकाल पढ़ रहे हैं तो ये भी तो कैसे होंगे, इनका भी जो प्रभाव है ये केंद्र और राज्य दोनों पर पढ़ना होगा हमको ना। हमें ये सिंपल सी बात समझ आ रही होगी सबको कि जो हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं फिलहाल उनका केंद्र और राज्य के बीच दोनों का संबंध निकालते हुए पढ़ेंगे। तो अगर हम आपातकाल के एक्चुअली में आपातकाल के प्रभाव, है ना, आपातकाल के प्रभाव पढ़ रहे हैं तो हम केंद्र और राज्य दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रभाव है और कैसे प्रभाव है ना। अकेले का कुछ नहीं है इसमें, समझ आया ना। वो आपातकाल है एक्चुअली में जो आपात विद्यालय में राष्ट्रीय आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो, है ना। चलिए हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, है ना। वित्तीय आपातकाल देखिए जो जो आपातकाल होते हैं उन्हीं का हम प्रभाव पड़ेगी। जिस जिस आपको इस आपातकाल के वो भी पता चल जाएंगे, टाइप्स जैसे कि टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, है ना। क्यों होती है आपको पहले बता दिया गया था, हालांकि बता तो ये भी रखा है आपातकाल के, है ना। चलिए प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल है जो पूरे देश में लागू हो रखा है ना, पूरे में जो भारत देश है। अगर भारत देश की बात हो रही है, भारत देश का संविधान पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली भारत देश में वो आपातकाल भी लगाया जा सकता है, नहीं कि भारत देश आपका अमेरिका में लगा सकता है। हाँ, भारत देश आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, उड़ीसा में, झारखंड में, असम में, बिहार में, इन सब जगहों पे लगा सकता है। पर भारत देश से आगे बढ़ के भारत देश का संविधान आपातकाल नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये पूरे देश में जब लगा है तब की बात हो रही है। अच्छा, ये राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगवा सकता है, मतलब कहाँ इसके बारे में बात हुई है, किस आर्टिकल 352 में, है ना। किसकी बात हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हुई है अनुच्छेद 352 में। क्या है, राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकती है ना। राष्ट्रपति करता है ये सब चीजें। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति संवैधानिक राजस्व को, समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स को केंद्र व राज्य में बांट सकती है, वितरित कर सकती है। वितरित ज्यादा अच्छा शब्द लगेगा, वैसे बांट सकती है भी का भी यही मतलब है, वितरित कर सकती है ना। राष्ट्रपति क्या करेगा, संवैधानिक राजस्व को, टैक्स को, राज्य को नहीं, राजस्व और राज्य में दोनों चीजों में फर्क हो जाएगा, है ना, वितरण को कर सकती है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकती है। वो चाहे तो क्या करे, राज्य में वितरित या परिवर्तित कर सकते, परिवर्तित, है ना, कि इसमें इतना बांटो इतना, तो क्या बोलेंगे इसको, परिवर्तित होना चाहिए, है ना। चलिए लिखे, परिवर्तित कर सकती है। उसका मन करे, जैसे मान लो पहले यहाँ पे था कि 70% जाएगा आपका केंद्र को, है ना, और राज्य को चला जाएगा आपका 30%। हो सकता है उसका मन में कुछ परिवर्तन आया, अब उसने इसको 50 कर दिया, इसको 50 कर दिया, हो सकता है इसको 80 कर दिया, इसको 20 कर दिया, हो सकता है इसको 30 कर दिया, इसको कितना कर दिया, 70 कर दिया, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, चेंज कर सकती है। वरना चेंजेस तो खैर उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। हमने तो कुछ भी ये फॉर एग्जांपल वाले डाटा लिखे हैं हमने, इसको वो मत कर लेना, मान के मतलब 30 लिख के बैठ जाना, बट फॉर एग्जांपल, है ना, कि ऐसे चेंजेस कर सकती है, इसको अधिकार है ना भाई, तो अधिकारों का अपने उपयोग कर सकती है, वो किसी भी वे में कर सकते हैं ना। यानी कि वो चाहे तो क्या इनको कम कर दे, है ना, कि भाई इधर उधर ज्यादा जा रहा है, इधर कम कर दे, कम या क्या वो रोक भी तो सकती है, उसका मन करे तो राजा वो दे ही ना, है ना। वो अपने हालातों के अनुसार जो आपातकाल लगा है, तो जाहिर सी बात है देश के हालात अच्छे नहीं होंगे, वो चाहे तो इनको रोक भी दे और चाहे तो थोड़ा सा कम कर दे, है ना। परिवर्तन यही है, वैसे तो बढ़ाना तो मुश्किल होता है कि वो बढ़ाएगा, है ना। आपातकाल लगा है तो बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, बट ऐसा हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा नीड हो और कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक एरिया हो तो, और आपातकाल पूरे देश में लगा हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा खर्चे का इधर उधर करे, पर जनरली क्या आपातकाल में कमी आएगी या तो रोका जाएगा, है ना,
क्योंकि आपातकाल अभी प्रॉब्लम है, तो बढ़ाना तो सेंस नहीं बनता है इन केस, है ठीक है। चलिए वित्तीय आपातकाल इसकी 360 अनुच्छेद लिख लेते हैं, अनुच्छेद ज्यादा जरूरी है ना। अनुच्छेद 360 क्या है, इसमें कुछ निर्देश मिलेंगे, है ना। दिशा निर्देश होते हैं, निर्देश होते हैं और आदेश होते हैं, आपने पढ़ा है पहले भी रहा। हाँ, इसमें क्या होगा, केंद्र राज्यों को निर्देश देगा ना भाई, जब केंद्र ही देता, केंद्र बड़ा है तो ऐसे केंद्र को बड़ा भाई मान लो, है ना। केंद्र क्या करेगा, केंद्र आपका राज्य को निर्देश देगा, केंद्र राज्यों को निर्देश देगा। वेडिंग द सीजन है, देख रहे हो वेडिंग द सीजन यहाँ पे लिख कर रखा है, वेडिंग द सीजन है तुम्हारे, वेडिंग द सीजन पढ़ लो चुपचाप, कहाँ तुम भूल जाते हो तुम्हारे वेडिंग द सीजन के चक्कर में। हाँ, निर्देश दे दिए, क्या निर्देश है कि वित्तीय संबंधी सिद्धांतों का पालन हो भाई, है ना। वित्तीय औचित्य संबंधी, हाँ लिख लो जल्दी लिखो। चलिए क्या मिलेंगे इनको जरा ये पढ़ो फटाफट से। वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन, सिद्धांतों का पालन क्या है, पहला निर्देश है भैया, है ना। दूसरा निर्देश, लेट मी सी दैट इट्स विजिबल और नॉट, समटाइम्स इट्स रियली बेटर टू द बोर्ड। सिद्धांतों का पालन, है ना। और क्या कर सकती है, राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों को, लोगों के को वेतन एवं भत्ते कम करे, है ना, ठीक है। वेतन एवं भत्ते कम करें, पहले भी पढ़ चुके हैं सब कुछ, वेतन भत्ते कम करें, निर्देश देगी ना वो, क्या और भी थी वो एक और चीज हमने ये कल पढ़ा था, किसी और पढ़ा था, ये टॉपिक तो नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, हमने तो पढ़ लिया था ना, और अगर मुझे याद नहीं होता तो तुम लोगों को तो होता ही कि पढ़ाया था मैंने, मेरे को तो क्या था 3-4 दिन का थी, थर्सडे की क्लास ली थी मैंने, फ्राइडे सैटरडे संडे है, चलिए मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितने दिन क्लास है। हाँ, पहले भी 2-3 दिन की नहीं ली थी ना, फिर 2-3 दिन हो गए, तो एक वीक ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन हो गए ना, तो बहुत ज्यादा ही दिन हो गए वैसे तो देखा जाए तो। ओके। अब क्या मोटिवेशनल शायरी सुनाऊं आपको, है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, के खाक गिरेंगे जो पैदल ही चलते हैं, है ना, ऐसा कुछ है ना। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो पैदल ही चलते हैं। जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ ऑल्सो। चलिए, हाँ क्या ये पहले पढ़ा चुकी हूँ ना, मैं बोल रही थी मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब किसी और टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं, बट ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, कनेक्टेड होती है ऑलमोस्ट चीजें, ठीक है। वेतन और भत्ते कम करें, हाँ सभी धन विधेयकों को क्या करें, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर दे, ठीक है ना। धन विधेयक जितने भी आए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करें, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, इमरजेंसी का मतलब है राष्ट्रपति शासन, है ना, तो जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करें, है ना। इज इट ओके? कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं, समझने में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट? नो डाउट, हाउ इज द जोश? हाय, चलिए ठीक है, बातें करेंगे, पहले पढ़ाई करो, ठीक। केंद्र राज्य संबंधों में प्रयुक्त बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारे टॉपिक हैं, सब पढ़ लेंगे, टेंशन ना लो आप।
चलिए पढ़ लेते हैं केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां। हाँ, केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां। देखिए एक बात बताती हूँ, 1967 था ना, 1967 तक क्या था कि जो केंद्र और राज्य थे इनके संबंध मतलब ठीक ठाक थे, अच्छे थे, व्यापक थे, उनके बीच में समन्वय काफी अच्छा था, मतलब जो तालमेल था वो एकदम बढ़िया था, परफेक्ट था केंद्र और राज्य के बीच में 1967 तक। देखिए लेकिन 1967 क्यों था? क्योंकि जो सरकार केंद्र में थी ना, ज्यादातर राज्यों में उसी की सरकार थी, है ना। सपोज कि जो मैं हूँ, आई एम द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ मॉनिटर्स आर माय फ्रेंड, है ना। तो क्या होगा, मेरी और मॉनिटर्स के बीच की कैसे रहेगी, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि क्या है 90% 80% मॉनिटर भी अगर मेरे जान पहचान के हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो क्या होगा, मेरे को ठीक लगेगा, मैं कंफर्टेबल रहूंगी, मतलब हम दोनों का जो तालमेल है वो एकदम सही चलता रहेगा, है ना। लेकिन क्या हुआ 1967 तक तो ये सारी चीजें ठीक चली, फिर क्या हुआ 1967 में कांग्रेस जब चुनाव हुआ, कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव गई, हार गई, ठीक है। पहले तो आपको पता है कि कांग्रेस ही माई बाप थी, कांग्रेस चलती थी, कौन है, कोई टक्कर देने वाला अच्छा सा विपक्षी या विरोधी नहीं था, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कांग्रेस का ही दबदबा था, है ना। कांग्रेस ही एक ऐसा दल था जो ऑलमोस्ट पूरे देश पे राज कर रहा था, उसी का शासन था, ऐसा बोल सकते हो ना, या क्या बोलते हैं हम, लोकतंत्र वाले सरकार जो थी वो इनकी थी। हाँ, अब हम लोकतंत्र में रहते हैं, भले ही हमारे कितने सारे अधिकारों का हनन हो, बट है भारत देश के लोकतंत्री। तो जो भी जिसकी भी सरकार थी वो ज्यादातर कांग्रेस की थी। 1967 में क्या हुआ कि कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई। अब 9 राज्यों में चुनाव हारी, तो जो 9 राज्य थे वहां पे तो कोई और बना होगा, अगर केंद्र जैसे मैम हेड गर्ल थी, बाकी सारे मॉनिटर थे, तो जो 9 क्लासेस थी, उन 9 क्लासेस में तो भाई कोई और राज्य कोई और मॉनिटर है, तो मेरी और उसकी बॉन्डिंग कैसे अच्छी बन पाएगी। मैं कहूँगी ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, आपको ऐसा करना, आपको ऐसा, क्यों आनेंगे, वो मेरी टीम के हैं नहीं, जो मेरी टीम के होते हैं वो कर लेते हैं, है ना, वो क्या बोलेंगे उसको, तालमेल बिठा लेते हैं। तो ऐसे इनके साथ क्या हुआ कि जो 9 राज्य थे वहां चुनाव हार गए, वहां के विपक्ष के लोग थे, उन्होंने इनकी कांग्रेस की बातों को मानने से मना कर दिया, है ना। तो इसी को बस बोल दिया केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्ति। इसमें इतना खास कुछ है नहीं, बस इतना समझ लो कि 1967 में आपकी कांग्रेस जीत थी, उन 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी, तो राज्य और केंद्र के बीच में थोड़ी सी रिलेशंस अच्छे नहीं थे, है ना। बाकी 1967 तक एकदम मस्त चल रहा था इनका, है ना। चलिए, केंद्र राज्य संबंधों के तनाव संभावित क्षेत्र क्या हो सकते हैं, ना, पढ़ लेते हैं कि केंद्र और राज्य ये लिख लेते हैं, उधर एक नया सा कुछ स्टार्ट करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों में संभाव्य, है ना, क्या संभावना है, किन किन क्षेत्रों को लेकर संभावना है, जिनमें संभाव क्षेत्र तनाव, है ना, जिनमें तनाव हो सकती हो, मतलब केंद्र राज्य संबंध में तनाव आ जाए, ऐसे कौन से बातें हो सकती हैं, ऐसा बेसिकली ऐसे बोला जा सकता है। हो सकता है सेंटेंस मैंने परफेक्ट ना लिखा हो, क्या लिखना चाहिए, केंद्र राज्य संबंधों के तनाव संभावित क्षेत्र, ऐसे संभाव क्षेत्र, संभावित तनाव कर लेना चाहिए ना, तनाव संभावित क्षेत्र, है ना। तनाव होने के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे तनाव होने की संभावना है, ऐसा बनेगा शायद, है ना। परफेक्टली फाइन। तो हम क्या करें, राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी का तरीका, है ना, ये क्या हो सकता है, सारे तो मैं लिखाऊंगी तो नहीं, अब बोल देती हूँ मैं, लिखो राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी का तरीका, है ना, राज्यपाल का दलगत व पक्षपातपूर्ण रवैया, पार्टी हित के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती,
राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, ठीक है। राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, राज्य नीतियों के अनुपालन में, राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, राज्य नीति के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, अखिल भारतीय सीमाएं IAS IPS IFS का प्रबंधन, अखिल भारतीय सीमाओं IAS IPS IFOS का प्रबंधन, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग, हाँ प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ना है। प्रशासनिक सुधार आयोग, what is the time by your watch? What? 12:30. Okay. Class will continue since 3 AM. Okay. Till 3 AM. है ना? Till 3 AM. चलिए, प्रशासनिक सुधार आयोग क्या हो सकता है? प्रशासनिक से एडमिनिस्ट्रेशन समझ आ रहा होगा आपको। केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई, है ना, की अध्यक्षता में 1966 में 6 सदस्यीय भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था ना। चलिए लिख लेते हैं, तभी समझ आएगा आपको। केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई, है ना, जानते हैं आप सभी लोग मोरारजी देसाई जी को। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में है ना 1966 में प्रशासनिक सुधार संगठन का प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की। कैसी थी ये? 6 सदस्य थी, 6 सदस्य, आप लिख लेना, है ना। नो इट्स ओके, ठीक है, लिखो साइड में, ठीक है। 6 सदस्य भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया, ठीक है। इस आयोग के रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC शीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया था, है ना। क्या किया गया था? इस आयोग की रिपोर्ट के लिए, के अध्ययन के लिए। देखिए, ये आयोग बना दिया गया, है ना। इस आयोग में कुछ रिपोर्ट देखिए केंद्र सरकार ने, है ना, केंद्र सरकार ने किया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की थी। पहली थी, पहले प्रशासनिक सुधार क्या थी आयोग, है ना, की स्थापना की। कैसी थी? 6 सदस्य। इसमें भी कोई रिपोर्ट, है ना, आयोग बनाया गया तो रिपोर्ट तो दी जाएगी। अब रिपोर्ट की जांच के लिए, रिपोर्ट की जांच के लिए क्या होगा भाई? हमारे आप लोग सभी जानते हो कि पहले रिपोर्ट, एक आयोग बनाया जाता है, फिर उसकी रिपोर्ट दी जाती है, फिर इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए, है ना। अब इस रिपोर्ट की जांच के लिए MC, है ना, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं कि MC पूरा हिंदी में लिखो। MC शीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया था, है ना। MC शीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया, है ना। किस लिए क्या भाई? रिपोर्ट की जांच करने के लिए, अध्ययन करने के लिए बेसिकली, है ना। जांच यानी कि अध्ययन, अध्ययन, है ना, अध्ययन
डबल आ आना चाहिए, डबल ई आना चाहिए मतलब, ठीक है। जांच इनके अध्ययन करने के लिए एमसी सीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया था और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई। इन्होंने क्या किया, 1969 को अंतिम रिपोर्ट सौंपी है ना। अगली बात समझ में, कब सौंपी गई, 1969 में अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिश प्रस्तुत की है ना। क्या क्या, 22 सिफारिशें प्रस्तुत की हुई, प्रस्तुत की, किस लिए की ये भी लिख लो, केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए, केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए, है ना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट से क्वेश्चन, कोई कुछ। अब हम पढ़ लेंगे कि सिफारिशें क्या है। मुख्य सिफारिशें पढ़ पाएंगे, सारी तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, मुख्य सिफारिशें पढ़ लेते हैं। 22 सिफारिशें है ना, तो हम कुछ मुख्य सिफारिशें पढ़ लेते हैं फटाफट से। यहाँ लिख लेते हैं मुख्य सिफारिशें। 22 की 22 तो नहीं, मुख्य वाली हम पढ़ लेते हैं। लिखवा दो, बोल दो मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाए, है ना। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, 263 के तहत क्या किया जाए, गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए, अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन, है ना, अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन। ठीक है, पहली हो गई अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन। दूसरा, राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो, है ना। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय व्यक्ति की, गैर दलीय व्यक्ति की नियुक्ति, इतना लिखो, है ना। मतलब जिसकी सरकार हो, राज्यपाल उस सरकार का नाम हो, ऐसा बोल सकते हैं। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन होता है। तीसरा लिखो, राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रयोजन हो, प्रत्यायोजन, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेरी, कोई डाउट। राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाए, है ना। राज्यों को ज्यादा वित्तीय क्या, है ना, उनको ज्यादा वित्तीय स्टेबल बनाया जाए ताकि क्या हो, केंद्र से उनकी जो केंद्र पर डिपेंडेंट है वो चीज थोड़ी कम हो जाए, है ना। ज्यादा वित्तीय संसाधन की क्या बोलना चाहिए, संसाधन स्थानांतरित, बस ये तो संसाधन स्थानांतरित, है ना, ताकि केंद्र पर उनके जो ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं वो कम हो। इसके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो, है ना। उनके अनुरोध पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति हो, है ना। कहने का मतलब है अगर राज्य बोलते हैं ना तो ही वहां पर केंद्र के सैन्य शासन की नियुक्ति हो, उनके रिक्वेस्ट पर, उनके अनुरोध पर ही केंद्र के सैन्य शासन की नियुक्ति हो, ऐसा बोलो, तैनाती हो, है ना, जब वो रिक्वेस्ट करे तो।
स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, और आप तो ऐसे लिख लो। चलिए फिर हम और जान लेते हैं कि और कौन कौन से आयोग या आयोग है कि केंद्र राज्य के संबंधों को ठीक करने के लिए कहा, किसको गलत लग रहा था, क्या कुछ उनको और अधिकार चाहिए थे, क्या था उनसे, या फिर कुछ ज्यादा उनको लगता था कि मेरे पे प्रेशर है, तो उन सबके बर्डन से मुक्ति पाने के लिए और उन्होंने क्या क्या आयोग बनाया, क्या क्या समितियां बनाई और क्या क्या बातें करी। ठीक है, तो पढ़ते हैं राजमन्नार समिति 1969, है ना, 70 में 69। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, डीवीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया, है ना, एक समिति का गठन किया। वो उसने रिपोर्ट कब दी भाई, 1971 में। ठीक है, ये क्या था, ये केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए समिति बनाई गई थी, है ना, समीक्षा के लिए समिति बनाई गई थी, है ना। राजमन्नार समिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वीपी राजमन्नार थे। ये किसने किया था, 1969 में तमिलनाडु सरकार ने किया था। कैसी समिति थी, ये 3 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, और 1971 में इसने रिपोर्ट सौंपी। अब रिपोर्ट में जो बातें कही है वो अभी यहाँ पे कितना बताऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आयोग भी कई सारे हैं। तो चाहो तो रिपोर्ट आप गूगल कर लेना, विकिपीडिया कर लेना, अगर कहीं से नहीं समझ आती है तो फिर मुझे बता देना। एक क्लास ऐसी ली जाएगी जिसमें इन आयोगों में क्या क्या काम किया गया है या क्या क्या मांग की गई है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक अलग से क्लास करेंगे। हाँ, दूसरी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में। अकाली दल जानते हो आप सभी लोग, है ना, पंजाब में बहुत अकाली दल फेमस है ना। तो उन्होंने क्या किया था, धार्मिक एवं राजनीतिक मांग के लिए प्रस्ताव लाए थे। वो प्रस्ताव को क्या हुआ, स्वीकृति मिल गई। ठीक है, उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई और उस प्रस्ताव में था क्या कि केंद्र को सिर्फ रक्षा, विदेशी और संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त जो बाकी विषय बचते हैं, मतलब केंद्र के पास रक्षा हो, विदेशी संबंध हो, संचार हो और मुद्रा हो, इसके अलावा जितने भी विषय हैं वो सारे राज्य को सौंपे जाएं। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ प्रस्ताव नहीं है, इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। ये किसमें हुआ है, आनंदपुर वाले में, है अकाली दल वाले पंजाब। तीसरा एक है पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें मेमोरेंडम टाइप्स कि उसमें बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी बात है सीधे मेमोरेंडम टाइप्स है। स्मृति याद दिलाने वाली कुछ बात है इसमें, जो बोला गया कि कैसा कार्य प्रणाली होनी चाहिए। इसको भी पढ़ लेना है, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ा तो बता देना, मैं खुद ही पढ़ा दूंगी इसमें क्या कहा गया है। इतनी बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा इसमें ज्यादा पॉइंट्स है तो लिखाने में थक जाएंगे आप लोग सभी लोग, और थोड़ा सा एकदम से इतना प्रेशर वाला लिखेंगे, इतना सारा लिखेंगे शायद याद भी ना रहे। तो या तो पर्टिकुलर एक क्लास करा लेंगे या तो एक एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से। ठीक, नहीं बस इनके कार्य पढ़ने के, इनके अंतर्गत क्या था, मांगे क्या थी, प्रस्ताव में था क्वेश्चन, ये तो आप समझ गए क्या था, किस चीज को मान्यता मिली, क्या प्रस्ताव में जो मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें क्या सिफारिशें थी वगैरह वगैरह। सरकारी आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय, है ना, क्या था, सरकारी आयोग एक आयोग बनाया गया था जो 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया के अध्यक्षता में की थी ना। सरकारी आयोग इसीलिए कहा गया इसका क्योंकि आर.एस. सरकारिया जो थे इसके अध्यक्ष थे। कब बनी है, 1983 में बनी। किससे बनाया, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवा न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया। इसमें क्या था, केंद्र राज्य संबंध पर 3 सदस्य थी, है ना, 3 सदस्य समिति बनाई थी। पहले इसका कार्यकाल फिक्स किया गया 1 वर्ष पहले, है ना, ये 11 लगने लग गया आप लोगों को, है ना, 1 वर्ष। फिर नहीं हो पाया होगा तो उन्होंने 4 वर्ष कर दिया, यानी कि आगे 4 वर्ष बढ़ाया, है ना। अब क्या हुआ, रिपोर्ट कब आई इसकी, 1988 में, है ना। 1983 की बात हुई थी, 1 वर्ष का समय दिया, 4 वर्ष बाद में दिया, 5 वर्ष, 1988 हो गया। ठीक है, अब ये आएगा, इसमें भी ना बहुत सारी बातें हैं तो इसको पढ़ना पड़ेगा, इतना लिखवाना तो
बोल के लिखवाऊंगी ना तो भी 1 घंटा लग जाएगा कम से कम सारी के वो लिखवाने में। पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग का गठन किया है ना। अब इन गठन में इन आयोग में क्या प्रस्तावना प्रावधान है, क्या उन्होंने मांगे रखी, कौन सी मांगों को स्वीकृति की गई, इन्हीं सब के बारे में बात है। जैसे इन्होंने कहा कि ये विषय हम केंद्र को छोड़ दो, बाकी सारे विषय हम भाई राज्य को दो। ऐसी सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, या सब लोग को सुझाव है ना, वो सारी बातें हैं। तो ये चाहो तो आपको मतलब पढ़ लेना, पढ़ दो। मैं हमेशा खुद ही खुद को हर्ट करती हूँ। तो इसको देख लेना आप लोग। बाकी अगर कुछ रहेगा, अगर लगता है कि कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो मैं बता दूंगी। और बताइए कुछ है वेरी सिंपल क्लास में कहीं आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो देन प्लीज आस्क मी, प्लीज मैसेज मी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन वाले यूट्यूब वालों, वेरी सिंपल क्लास में आपका स्वागत तो है, लेकिन अगर आपको कहीं समझ नहीं आता तो आप बताइए, हम उसका भी स्वागत करेंगे, क्वेश्चन का भी है ना, उनका निवारण करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर अंतरराज्य है ना, अंतरराज्य संबंध है 15 चैप्टर 15th, चलिए 14 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। गुड लक।